Good morning, everyone. Today's topic is center of mass of the system of the body. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटर ऑफ मास, इस टॉपिक को एक बार हम लोग पहले भी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, सेंटर ऑफ मास अगर आपको देखना है कि आप फाइंड आउट करना है तो देखिए उसके मैथमेटिकल प्रोसेस तो अलग हैं, बट अगर आप फिज़िकल लाइफ में अगर आप देखना चाहें, डेली लाइफ में देखना चाहें, तो बॉडी, जब कोई बॉडी मोशन में होती है तो उस बॉडी के अंदर एक सिंगल पॉइंट ऐसा होता है जो उस फुल बॉडी के मोशन को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर एक व्हील एक रोड पर मोशन में है लाइक दिस, तो व्हील आपका बेसिकली जब आप मोशन में देखेंगे तो व्हील आपका एक स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो व्हील के इनसाइड एक ऐसा पॉइंट है जो स्ट्रेट लाइन मोशन में है और वो पॉइंट है इसका सेंटर। सो इट मीन्स इस पूरी बॉडी के स्ट्रेट लाइन मोशन को इस पॉइंट ने डिस्क्राइब किया। तो आप इस पॉइंट को, इस सेंटर को आप बोल सकते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ द व्हील। दूसरी लैंग्वेज में मैंने आपको पहले ही आपको एक्सप्लेन किया कि बॉडी जब कोई मोशन में होती है तो उस बॉडी के इनसाइड एक ऐसा पॉइंट होता है जो उस बॉडी के फुल मोशन को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। इस पॉइंट को आप बोलते हैं सेंटर ऑफ मास, ठीक है। इसी को अगर आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहें और दूसरी लैंग्वेज में बोलना चाहें, तो जब आप किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो फोर्स उस बॉडी के अंदर, जब अब आप बॉडी के इनसाइड जाके तो फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो बॉडी में जो आप फोर्स अप्लाई करते हो, सिस्टम पे जो आप फोर्स अप्लाई करते हो, तो इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड वन पॉइंट इन द सिस्टम विच विल मूव इन द सेम वे एज अ सिंगल पार्टिकल ऑफ मास इक्वल टू द मास ऑफ द बॉडी। ओके, इट मीन्स आप दूसरे पॉइंट से ये भी बता सकते हैं कि अगर आप, जैसे कोई बॉडी है तो उसका मास डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में होता है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक स्फीयर लेता हूँ तो स्फीयर का जो टोटल मास होगा वो इस डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में है, कलेक्टिव फॉर्म में नहीं है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। तो इन सारे मासेस को आप एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, मान सकते हैं, और वो पॉइंट आपका जो होगा उसे आप बोलेंगे सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ स्फीयर, ठीक है। ये मास आपको सपोज करना है, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। मास, अगर इस स्फीयर का मास कैपिटल एम है तो ये फुल मास इस डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में है, इन पॉइंट्स के डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि ये फुल मास इस पॉइंट P पर कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास का ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन था। अब अगर आपके सामने अगर एक बॉडी है या एक सिस्टम है जिसमें दो पार्टिकल्स हैं केवल, या मान लीजिए और पार्टिकल्स हैं, जैसे मैं यहाँ पे सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल ले रहा हूँ, सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल अगर मैं लेता हूँ, जस्ट लाइक दैट, ये फर्स्ट पार्टिकल है, इसका मास m1, और ये सेकंड पार्टिकल है, इसका मास m2। पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इज़ r1, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड पार्टिकल इज़ r2, एंड वी वांट टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास दो पार्टिकल का कहाँ पे होगा? इनको ज्वाइन करने वाली लाइन के बिटवीन ही कहीं पे होगा, ये आपको माइंड में रखना है। दो पार्टिकल अगर हैं तो उनका सेंटर ऑफ मास इन दोनों पार्टिकल को ज्वाइन करने वाली लाइन के बिटवीन ही कहीं पे होगा। तो आपने मान लिया कि सेंटर ऑफ मास आपका ये पॉइंट है, और इस सेंटर ऑफ मास पॉइंट का पोजीशन वेक्टर r है, ठीक है। सो हाउ कैन वी फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास? The position vector of center of mass is find by us by this formula, and it is represented by RCM,
m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो इस मेथड का यूज़ करके आप सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको जो मासेस गिवन है अगर वो कोऑर्डिनेट फॉर्म में गिवन है उनकी पोजीशन, तो सपोज दैट द पोजीशन ऑफ फर्स्ट मास m1 इज़ x1 y1, पोजीशन ऑफ सेकेंड मास m2 इज़ x2 y2, this one is x axis and this one is y axis, this is the origin। ओके, सो सेंटर ऑफ मास इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के बिटवीन में ही कहीं पे होगा। तो सपोज दैट दिस इज़ द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट आप ले सकते हैं एक्स सी एम एंड वाई सी एम। सो हाउ कैन वी फाइंड एक्स सी एम? एक्स सी एम इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2 and YCM m1y1 प्लस m2y2 अपॉन m1 प्लस m2। अगर इनमें z कोऑर्डिनेट्स भी गिवन होगा तो आप ZCM भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, अभी हम मैंने 2 पार्टिकल्स लिए हैं। सपोज करिए कि इफ़ देयर आर n पार्टिकल्स, तो इफ़ there are n particles in the system, so center of mass पहले वेक्टर पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में m1 r1 प्लस m2 r2 डॉट 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 mn rn वेक्टर upon the sum of the masses of all the particles। ठीक है, कोऑर्डिनेट गिवन होंगे। सो एक्स सी एम इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 डॉट 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 mnxn अपॉन m1 प्लस m2 डॉट 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 mn। YCM m1 y1 m2 y2 डॉट 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 mn yn अपॉन m1 प्लस m2 डॉट 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 mn। सिमिलरली आप z एक्सिस का पार्ट गिवन होगा तो आप z एक्सिस में निकाल सकते हैं। तो इन फॉर्मूलाज का यूज़ करके आप सेंटर ऑफ मास की पोजीशंस फाइंड कर सकते हैं। अगर आपके पार्टिकल का मास सारे पार्टिकल का इक्वल है तो m1 m2 mn सबकी जगह पे आप इसमें जो सेम मास गिवन होगा वो पुट कर देंगे। ठीक है, आई होप कि ये आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब इसी पॉइंट को अगर मैं और आगे बताऊं तो ध्यान से सुनिएगा। अगर इस बॉडी की वेलोसिटी मैं v ले लूं, ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी क्या होगी? VCM। ये सपोज करा तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बॉडी की वेलोसिटी के क्या होती है? इक्वल। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा था? फुल बॉडी के मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मीन्स द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। आई होप कि सेंटर ऑफ मास का ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन आप लोग को क्लियर हुआ होगा। और इसी के आगे अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अब हम लोग, मैंने जैसे आपको बताया कि फुल बॉडी के मोशन को सेंटर ऑफ मास रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली फुल बॉडी की जो वेलोसिटी होगी वही सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी। सिमिलरली द फुल बॉडी एक्सीलरेशन इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास एक्सीलरेशन। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? क्योंकि आपने को मैंने जब पहले ही एक्सप्लेन किया था कि पूरी बॉडी के मोशन के लिए जो आप फोर्स अप्लाई करते हैं वो फोर्स आप बॉडी पे कहीं भी अप्लाई करें, लेकिन आप क्या मान के चलेंगे कि वो फोर्स कहाँ पे अप्लाई हो रहा है? इसके सेंटर ऑफ मास पे।
तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि सेंटर ऑफ पूरी किसी भी बॉडी पे जब आप कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो जो फोर्स होता है वो फोर्स उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे अप्लाई हो रहा है, ऐसा आपको कंसीडर करके चलना है। ठीक है, इसी की हेल्प से आपके आगे के रिलेशन, आगे के आपके काफ़ी पार्ट निकलेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि आप इसको इस लैंग्वेज में बोल सकते हैं, द टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास ऑफ इट्स पार्टिकल एंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसको अगर आप प्रूव करना चाहें तो देखिए, मैं इसको थोड़ा सा प्रूव भी करके दिखा रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। हालांकि रिलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट इसका डेरिवेशन जो है उतना मतलब कि उस स्टैंडर्ड का नहीं है कि आपको कोई डाउट आएगा। बहुत सिंपल है। सपोज़ करिए एक सिस्टम है जिसमें n पार्टिकल हैं और सब सारे पार्टिकल का मास जो है वो डिफरेंट है। तो फुल बॉडी का मास अगर मैं कैपिटल M सपोज़ कर लूँ तो ये मास कैपिटल M सारे पार्टिकल्स के मासेस का सम होगा, ये आप जानते हैं। ठीक है, अब लेट अस सपोज दैट द RCM इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये मैंने सपोज कर लिया। ठीक है, जब सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर सपोज किया है तो सिमिलरली R1 R2 डॉट 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 Rn बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पार्टिकल्स, ये भी सपोज कर लिया। अब ये बात आप पहले से ही जानते हैं कि मोमेंटम ऑफ सेंटर, मोमेंटम ऑफ द होल बॉडी, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम कैसे फाइंड कर सकते हैं। फुल सिस्टम का मास हमारा m था एंड फुल सिस्टम का पोजीशन वेक्टर आपका क्या है। अगर आप मोमेंटम को बाद में निकालें, पहले अगर हम नॉर्मली अगर बात करते हैं सेंटर ऑफ मास यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ RCM फाइंड करना चाहें तो ये आपका फॉर्मूला था m1 r1 प्लस m2 r2 डॉट 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 mn rn एंड अपॉन sum of the masses of the particles like this, and the sum of the masses of the all particles is equal to capital M. So when we replace denominator by capital M, then we get capital M RCM vector is equal to m1 r1 vector plus m2 r2 vector plus mn rn vector, like this. Equation first. Okay, now differentiate this equation with respect to time. So when we differentiate equation first with respect to time, then we get m is constant, so d by dt RCM m1 d by dt r1 प्लस m2 d by dt r2 डॉट 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 mn d by dt rn vector. Change in position upon time interval is known by velocity. So this one is the velocity expression of center of mass. This one is velocity expression of first particle. This one is velocity expression of second particle. And finally this one is the velocity expression of the nth particle. Okay, तो इस टाइप पे आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, mass into velocity is also known by linear momentum. So it is the linear momentum of center of mass. This one is linear momentum of first particle, linear momentum of second particle and the linear momentum of nth particle. Okay, तो देखिए यहाँ से सारे पार्टिकल्स के मोमेंटम का जो सम होगा वही क्या होगा,
momentum of body, and which is equal to mass of the body into velocity of center of mass. So if we find the momentum of the full body, then we have an option to find the product between the total mass of the body to the velocity of the center of mass of the body. अभी मैंने आपको एक लाइन और बताई थी कि अगर किसी सिस्टम पे आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो सारा फोर्स कहाँ पे आप यूज़ मानते हैं, सेंटर ऑफ मास पे। अब आप इसी एक्सप्रेशन से, इस एक्सप्रेशन से जो ये रिलेशन निकाली हमने, इससे वो प्रूव कर सकते हैं। हाउ? तो देखिए, तो जैसे ये इक्वेशन थी आपकी, इस इक्वेशन को मैं फिर से ले रहा हूँ, इक्वेशन सेकंड मैं सपोज कर लेता हूँ। सो बाय इक्वेशन सेकंड आपकी थी m VCM इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 प्लस डॉट 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 mnvn. So again differentiate this equation with respect to time. So we get m d by dt VCM small m1 d by dt v1 m2 d by dt v2 and dot 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 mn d by dt vn. So change in velocity upon time interval is called acceleration of the center of mass. Similarly, acceleration of first particle, m2 acceleration of second particle, mn acceleration of nth particle. आप ऐसे लिख सकते हैं। And this one is mass into acceleration. So the force exerted by us on the first particle, force exerted by us on the second particle, and this one is the force exerted by us on the nth particle. ठीक है? So we can write it like this. Clear? This one is the sum of the forces applied by us on the different particles of the system, and which is equal to mass into acceleration of the center of mass. तो जितने फोर्सेस आप सिस्टम पे, आप पार्टिकल्स पे यूज़ करते हैं, उन सब का सम क्या हो जाएगा, बेसिकली एक्सटर्नल फोर्स, एंड द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ से आपका ये पॉइंट क्लियर होगा कि हम जिस पार्टिकल पे, सिस्टम पे जब हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं एक्सटर्नल, तो ये एक्सटर्नल फोर्स, जैसे ये सिस्टम था, इस सिस्टम में मान लीजिए ये 5n पार्टिकल्स हैं, आपने सिस्टम पे F फोर्स अप्लाई किया, तो ये F फोर्स का एक देखिए हर पार्टिकल अलग अलग फोर्स फील करेगा। लग नहीं रहा इन पार्टिकल्स पे आप फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हो, बट ये पार्टिकल फोर्स फील तो करेंगे। नहीं भी करेंगे तो ये मोशन में तो आएंगे, और अगर ये मोशन में आएंगे तो आपके सामने ये पॉइंट क्लियर है कि ये इन पार्टिकल्स पे कोई ना कोई फोर्स अप्लाई हो रहा होगा। ठीक है? तो ये सारा का सारा फोर्स जो हम अप्लाई करते हैं, ये फोर्स हम फाइनली कहाँ पे सपोज करते हैं कि ये पूरा एक्सटर्नल फोर्स कहाँ लग रहा है, सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है। ये आपको कंसीडर करके ही चलना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। आई होप कि ये वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा। सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड आपके जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। ये इसका एक थ्योरेटिकल वीडियो है हमारा, और अगर इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके देन, गुड बाय।